हेलो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अपनी सेकंड क्लास, जिसमें कि हम पार्ट नंबर सेकंड ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर सेकंड है ये। पार्ट नंबर सेकंड, इसके अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर आता है जो कि है चैप्टर नंबर 2, और जो कि किस बारे में डील करता है, जो डील करता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से। इसके अंदर सेक्शन 3 टू 50 सेक्शंस कवर किए गए हैं इसके इसके अंदर। तो सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 3 को देखते हैं यहाँ पे। तो सेक्शन नंबर 3 एक जनरल प्रिंसिपल की बात करता है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। अब फैक्ट एंड इशू हमने जैसे कि पहली वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था। अब मैं सबसे कहना चाहूंगा कि आप पहले जाके फर्स्ट वाली क्लास को देखिए, जिससे आपको फैक्ट एंड इशू की डेफिनेशन और रेलिवेंट फैक्ट की डेफिनेशन, जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ आपको पिछली वीडियो में समझाई थी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फैक्ट एंड इशू क्या है और रेलिवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं। अब देखिए, जो सेक्शन नंबर 3 है ये क्या बोलता है, एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू। किसके बारे में एविडेंस में बी गिवन, किसके बारे में, अबाउट द एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड of such other fact as are hereinafter declared to be relevant and of no other। ये जो वर्ड है एंड ऑफ नो अदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब इसका सिंपल सा मतलब अपन समझते हैं। तो जो भी एविडेंस है वो किस चीज़ के बारे में दी जा सकती है, एक तो फैक्ट इन इशू के बारे में, और एक ऐसे फैक्ट के बारे में जो कि रेलिवेंट है अंडर द BSA। ठीक है, पहली चीज यही बोलता है। फिर दूसरी बात आती है इसमें एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है। दिस सेक्शन शैल नॉट एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस, है ना, ऑफ अ फैक्ट विच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। इसका सीधा सा मतलब अपन ये समझे, जो CPC है ना, उसने अगर किसी पर्सन को डिसएंटाइटल कर दिया तो वो पर्सन डिसएंटाइटल ही रहेगा। तो उसको ये वाला दिस सेक्शन, मतलब सेक्शन नंबर 3 जो है ना, शेल नॉट इनेबल, उसको वो इनेबल नहीं करेगा किस क्या करने के लिए, एविडेंस देने के लिए, अगर CPC ने उसको डिसएंटाइटल कर दिया। ये बस इतनी सी बात कहता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसा कि देखिए, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर, है ना, बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। तो फैक्ट इन इशू क्या होंगे, बीटिंग विद द क्लब, क्या उसने उसको क्लब से मारा, क्या उसने डेथ कॉज करी, क्या उसकी इंटेंशन थी। अब जो एविडेंस होंगे वो इस चीज के बारे में, इस चीज के बारे में और इस चीज के बारे में दिया जाएगा, क्योंकि ये ही क्या है, फैक्ट इन इशू है। ठीक है, ये सिंपल सी बात यहाँ पे हो गई। इसके बाद असूटर, सेकंड एग्जांपल है, असूटर डज नॉट ब्रिंग विद हिम and have in readiness for production at the first hearing of the case a bond. This section does not enable him to produce the bond or prove its content at the subsequent stage of the proceeding otherwise than in accordance with the condition prescribed by the Code of Civil Procedure। ये जो एक्सप्लेनेशन अपन ने पढ़ा था ना अभी ऊपर, उसका ही एक एग्जांपल दिया हुआ है। मतलब कोई एक पर्सन था, वो कोई बॉन्ड लेके आना था उसको केस में, तो वो नहीं लेके आता है, तो CPC के अकॉर्डिंग वो क्या हो गया, अब वो उसको नहीं ला सकता है, वो डिसएंटाइटल हो गया। तो दिस सेक्शन डज नॉट एनेबल हिम टू प्रोड्यूस द बॉन्ड। ठीक है, ये सिंपल सी बात होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो सेक्शन नंबर 4 पे डील करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 3 अपन ने देख लिया, एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए, सेक्शन नंबर 3 का सिंपल सा प्रिंसिपल है कि एविडेंस किस चीज़ के बारे में दिए जाएंगे भैया, तो एविडेंस दिए जाएंगे किसके बारे में, फैक्ट इन इशू के बारे में और रेलिवेंट फैक्ट के बारे में, एंड ऑफ नो अदर, और किसी भी चीज़ का एविडेंस नहीं दिया जाएगा। बस यही एक जनरल प्रिंसिपल ये सेक्शन के अंदर इनकॉर्पोरेटेड किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। इसके अंदर आता है सेक्शन नंबर 4। अब देखिए इसकी हेडिंग क्या है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब एक अपन सेम ट्रांजेक्शन क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे कि ये एक लाइन है, ये एक एक चीज़ हुई, फिर ये एक चीज़ हुई, फिर ये एक चीज़ हुई, फिर ये एक चीज़ हुई, तो ये क्या है, पूरी एक
सीरीज चल रही है। यहाँ पे इसने, जैसे कि अपन रॉबरी का एग्जांपल ले लो, यहाँ पे इसने गेट गेट खोला, यहाँ पे इसने जो वॉचमैन था उससे झगड़ा किया, फिर यहाँ पे इसने ताले तोड़े, फिर यहाँ से इसने क्या किया, और चीज़ें करी जो रॉबरी के लिए करते हैं। तो ये एक पूरी सीरीज चली आ रही है ना। ठीक है, अब अपन सेक्शन नंबर 4 की बेयर लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड, विच नॉट इन इशू है ना, ऐसे फैक्ट जो नॉट इन इशू लेकिन क्या है, आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट सो एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। तो वो क्या होंगे, वो जो अनकनेक्टेड फैक्ट हैं वो क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। कब, वेदर दे अकर एट द सेम टाइम अकर हुए हों और प्लेस, सेम टाइम और प्लेस पे हुए, या फिर डिफरेंट टाइम और प्लेस पे हुए। अब एक एग्जांपल अपन इसमें इसी में दिया हुआ है, यही देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर बाय बीटिंग हिम, वॉट एवर वॉज सेड और डन बाय ए और बी और बाय bystander एट द टाइम ऑफ बीटिंग or so shortly before it or after it as to form part of the transaction is a relevant fact। अब देखो इसको समझो, ये A है, ठीक है, और ये B है, ये इसको गोली मार रहा है इसको, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा होके इनको देख रहा है, ठीक है। तो ये एक पूरा एक ट्रांजैक्शन बन गया ना, ये इसको गोली मार रहा है, ये इसको देख रहा है, तो ये एक पूरे सब एक ही ट्रांजैक्शन में काम हो रहा है। तो जो भी ए ने बोला, जो भी बी ने बोला, जो भी इसने बोला, वो सब क्या होगा, वो रेलिवेंट हो जाएगा। सेक्शन 4 बस क्या करता है, उन फैक्ट्स को रेलिवेंट बना देता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, जिससे क्लियर हो जाएगा। ए इज एक्यूज्ड ऑफ वेजरिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, ये उस पर चार्ज लगा है वेजरिंग वॉर करने का, जो अपने बीएनएस में ऑफेंस है। इसके बाद में बाय टेकिंग पार्ट इन आर्म्ड इंस्ट्रूशन इन इंटरसेक्शन इन विच द प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, है ना। देखो अब इसमें प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, ट्रूप्स वर अटैक, जेल्स वर ब्रोकन। अब ये सीरीज में एक काम हुआ है, पहले ये क्या हुआ, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई, फिर ट्रूप्स अटैक हुए, फिर जेल तोड़ी गई। तो ये सब क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे। इसके बाद हम सी पे आते हैं। तो देखिए, ए सी यू बी फॉर अ लेबल कंटेनिंग अ लेटर contained in a letter forming part of a correspondence. Letter between the parties relating to the subject out of which label arose and forming part of the correspondence in which it is contained are relevant fact though they do not contain the label itself। अब देखो, ये A है और ये B है, इनके बीच में कई सारे ये मैसेज लेटर हैं, है ना, ये लेटर। अब इसमें से ये वाला जो लेटर है ये फैक्ट इन इशू है, मतलब इसमें कुछ ऐसी बात लिखी थी, डिफेमेशन वाली, लेबल मतलब होता है डिफेमेशन। तो ऐसी कोई बात लिखी थी जो जो इन दोनों के बीच में मुद्दा, मतलब केस केस हो गया, बी ने कर दिया या इन्हें बी ने कर दिया, ठीक है। मतलब ये फैक्ट इन इशू है, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो अब ये वाला जो लेटर है, ये वाला लेटर है, ये वाला लेटर है और ये वाला लेटर है, तो ये क्या है, करस्पॉन्डेंस है। जो ये लेटर होते हैं ना, ये करस्पॉन्डेंस होते हैं। तो ये सब लेटर्स को अपन एनालाइज करके देखेंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला लेटर फैक्ट इन इशू तो है नहीं, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है और ये वाला भी नहीं है, लेकिन ये रेलिवेंट होंगे क्या देखने के लिए, कि क्या सही में जो ये मतलब ये जो इसने ए सी यू बी फॉर लेबल किया है ना, तो क्या सच में उसमें लेबल है या नहीं, ये देखने के लिए ये जो बाकी वाले लेटर हैं ये भी रेलिवेंट होंगे, भले ही वो फैक्ट इन इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल देखेंगे अपन, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे सब चीज़ें। द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू बी। अब जैसे वर डिलीवर्ड टू ए फ्रॉम बी, अब ये बी है और ये ए है, ठीक है, इसने इससे कोई चीज़ मंगाई, ये चीज़ है। अब ये यहाँ पे सी रहता था, यहाँ पे डी रहता था। अब इस बी ने सी को भी डिलीवरी करी, इस बी ने डी को भी डिलीवरी करी। अब ए बोल रहा है कि मेरे को कोई डिलीवरी नहीं हुई है, तो जो ये डिलीवरी करी है ना इसने सी को गुड्स की और ये डी को, तो ये भी एक सेम ट्रांजैक्शन में इसने डिलीवरी करी है। तो ये ईच डिलीवरी टू सी एंड डी इज अ रेलिवेंट फैक्ट।
ये भी क्या हो जाएगा, एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला भी सेक्शन। अब इसके बारे में थोड़ी कंसेप्चुअल बात कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए सेक्शन नंबर जो, इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, सेक्शन नंबर जो 4 है वो आपके एक प्रिंसिपल से डील करता है जिसका नाम है रेस जेस्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है थिंग्स डन इन सेम ट्रांजैक्शन, एंड इट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू हियरसे रूल। ठीक है, अब हियरसे रूल क्या होता है, हियरसे रूल ये होता है कि जो भी कही सुनी बातें हैं वो एविडेंस में एडमिसेबल नहीं होती हैं। ठीक है, ओनली जो डायरेक्ट फैक्ट्स होते हैं ना, डायरेक्ट फैक्ट्स, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सेक्शन दिया हुआ है, वही क्या होते हैं, एडमिसेबल होते हैं, ये नहीं होते। लेकिन ये रेस जेस्टे का जो प्रिंसिपल है ना, जो सेक्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द हियरसे रूल। ठीक है, ये अब एक और चीज इसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन, कोई आपसे पूछ ले अगर, तो पहले काय में दिया हुआ था ये, तो ये पहले सेक्शन नंबर 6 ऑफ आई इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ था ये पूरा केस, है ना, इसके बारे में दिया हुआ था। इसके कई रेलिवेंट केस लॉज भी हैं, जैसे कि आप लिखना चाहे तो लिख लें, रिटन वर्सेस क्वीन का एक केस लॉ है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है, और बाकी इसमें एग्जांपल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसमें आर वर्सेस फॉस्टर का एक केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्ट प्रीलिम्स में अगर पूछे तो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सेक्शन नंबर 4 रेस जेस्टे से डील करता है जो कि है एक्सेप्शन टू हियर से रूल है, और इसके दो केस लॉ अपन ने देख लिए, एविडेंस एक्ट में कहा था ये देख लिया, बस कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको मिली गई होगी एग्जांपल से। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अपन आते हैं, तो ये देखते हैं अपन सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करता है जो मतलब ये रेलिवेंसी से डील करता है, और वो कब रेलिवेंट होंगे ये बताता है। पढ़ लेते हैं इसको। फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ ए रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, और विच, और ये यहाँ तक एक बात हो गई, ऐसे पढ़ते हैं बेयर एक्ट में ना, विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग अंडर विच दे हैपन। क्या विच दे क्या है, ये दे करस्पॉन्ड कर रहा है ये पीछे वाले जो रेलिवेंट फैक्ट हैं और फैक्ट इन इशू इनको, और विच अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ देयर अकरेंस और ट्रांजेक्शन, है ना, आर रेलिवेंट। तो इसमें देखिए क्या 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 चीजें आ गई, इसमें टोटल 5 थिंग्स आ गई। एक आ गया ओकेजन, एक आ गया कॉज, एक आ गया इफेक्ट, ठीक है, एक आ गया स्टेट ऑफ थिंग, और एक आ गया अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये जितने भी फैक्ट है ना, जो ये सब चीज़ों को बताते होंगे, किसको, ओकेजन क्या है, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, स्टेट ऑफ थिंग क्या है, और अपॉर्चुनिटी क्या है, तो वो सारे फैक्ट क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। चलिए और ज़्यादा इसको समझने के लिए इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा एकदम चीज़। देखो, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, है ना, क्या ए ने बी को लूटा। द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी ए वेंट टू अ फेयर विद मनी इन हिज पोजेशन एंड दैट ही शोड, अब ये दैट ही शोड वाली बात आ गई, तो ये इसने क्या किया, ये क्या है, ओकेजन है ये, और लोग देख रहे हैं उसको, जिसने ए ने लूटा था ना, तो इसने इसको देखा, तो इसको क्या मिल गया, ओकेजन मिल गया। और मेंशंस द फैक्ट दैट ही हैड इट टू द थर्ड पर्सन, है ना, किसी और को बता रहा था कि ये देख मेरे पास पैसे हैं, ये ए ने सुन लिया तो उसको ओकेजन मिल गया, तो ये क्या हो गया, ये एक रेलिवेंट फैक्ट है कि उसने दिखाया था। ठीक है, दूसरा बी क्या कहता है, द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी। ठीक है, तो द मार्क्स ऑन द ग्राउंड, अब कोई किसी को मार देगा और घसीटेगा जैसे, है ना, तो मार्क्स बनेंगे,
खून फैलेगा, मतलब तमाम चीज़ें होंगी। तो ये जो मार्क्स बने हैं ना, ये क्या है, ये इफेक्ट है, काय का, मर्डर का इफेक्ट है ये, है ना। तो ये मर्डर का इफेक्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक इफेक्ट के रूप में ये एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एट द स्ट्रगल ऑन ईयर, जो भी है, मतलब कुछ भी हो सकते हैं मार्क्स, या तो वो लड़ रहे हों तो नीचे कुछ बन गया हो, या फिर खून गिर गया हो, कुछ भी हो सकते हैं, मार्क्स ऑन द ग्राउंड बने हो, ठीक है। द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन्ड बी, द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ, द स्टेट है ना ये, ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम ascribed to poison and habits of B known to A which afforded an opportunity for the administration of poison। अब ये जो A है ना, ये जानता था कि B की स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ थिंग, ये जो ऊपर दिया हुआ है ये स्टेट ऑफ थिंग, ये जानता था, तो ये रेलिवेंट हो गई। और दूसरी चीज़ कि उसकी हैबिट को भी जानता था वो, जिसने उसको क्या किया, एक अपॉर्चुनिटी दे दी, तो ये एज अ अपॉर्चुनिटी सेक्शन नंबर 5 ऑफ द बीएसए में रेलिवेंट हो गई। इसी तरीके से इसमें 5, आप ऐसे याद रख लो, 5 के अंदर 5 फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे, कौन कौन से, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बस इन 5 फैक्ट्स को आप याद रख लीजिए। आगे चलें। आगे चलते हैं, तो अपन देखते हैं सेक्शन नंबर 6। ये पहले हुआ करता था सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईईए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत थोड़ा बड़ा भी है, तो इसको अपन अच्छे से देखते हैं। देखो, इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखिए, एकदम बढ़िया मस्त क्रिस्टल क्लियर तरीके से अपन बेयर एक्ट कैसे पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें सीखेंगे। आप बस वीडियोस को देखते रहिए। चलिए, तो सेक्शन नंबर 6 आया। सेक्शन नंबर 6, इसमें क्या, 3 चीज़ों की बात करी गई है, 3 चीज़ों के बारे में, 3 चीज़ों के बारे में। पहला है मोटिव, इसके बाद है प्रिपरेशन, और तीसरा है कंडक्ट। इसको अपन एक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, मतलब कुछ भी करने का कंडक्ट वगैरह जो होता है ना, वो। अब देखो, पहला वाला सब सेक्शन इसका क्या कहता है, एनी फैक्ट इज रेलिवेंट, वो रेलिवेंट होगा कौन सा, जो क्या दिखाता है, शोज और कॉन्स्टिट्यूट क्या, मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो वो क्या होगा, वो होगा अपना रेलिवेंट होगा, जो क्या बताता है, मोटिव बताता है या फिर प्रिपरेशन बताता है, तो वो फैक्ट क्या होगा जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। वेरी सिंपल। सबसेक्शन 2 इसका अपन देखते हैं, तो ये वो कंडक्ट के बारे में बात करता है, कंडक्ट के बारे में बात करता है। किसका कंडक्ट, एनी पार्टी, पार्टी का एजेंट, ठीक है, इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग, और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। किसके किसके संदर्भ में, सूट और प्रोसीडिंग के संदर्भ में, या फिर किसी फैक्ट इन इशू के संदर्भ में, या रेलिवेंट फैक्ट के संदर्भ में उसका कंडक्ट क्या है, ठीक है। पहला तो हो गया पार्टी का, एजेंट का। नेक्स्ट, एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एन ऑफेंस अगेंस्ट हुम सब्जेक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग इज रेलिवेंट। मतलब ये क्या है, दूसरा, एक हो गई पार्टी, दूसरा हो गया एजेंट, ठीक है, तीसरा हो गया विक्टिम जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ है, ठीक है। अब कब रेलिवेंट होगा, इज रेलिवेंट, ये तो अपन ने पढ़ लिया कि रेलिवेंट होगा, लेकिन अब इसमें एक कंडीशन दिख रही है आपको, ये दी हुई है कंडीशन, क्या, इफ if such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact and whether it is previous or subsequent। ठीक है, वो आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, मतलब कंडक्ट पहले किया हो बाद में किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाली चीज अपन को समझनी है, कौन सी, ये वाली, if conduct influences or is influenced by fact in issue और relevant fact। तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो कंडक्ट रेलिवेंट होगा यहाँ पे जो कि फैक्ट इन इशू से क्या होगा, कनेक्ट होगा, कोई कनेक्शन होगा जिसका FII से और रेलिवेंट फैक्ट से, ठीक है। वही यहाँ पे क्या होगा, रेलिवेंट फैक्ट रेलिवेंट होगा, वही कंडक्ट यहाँ पे रेलिवेंट होगा।
इसको क्विकली एक बार फिर से देखते हैं। तो किसका कंडक्ट रेलिवेंट होगा? पार्टी का, एजेंट का, पार्टी का, एजेंट का और विक्टिम का। कब रेलिवेंट होगा? इफ, ये कंडीशन आप देखिए, इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कोई कनेक्शन होना चाहिए उसका किसके साथ? फैक्ट इन इशू के साथ और या फिर रेलिवेंट फैक्ट के साथ, तभी वो क्या होगा? रेलिवेंट होगा, अदरवाइज वो रेलिवेंट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद ये वो प्रीवियस भी हो सकता है और सब्सिक्वेंट भी हो सकता है, दोनों तरीके के कंडक्ट अपने यहाँ पे रेलिवेंट होते हैं। ठीक है, इसमें दो एक्सप्लेनेशन है। तो पहला एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि ये देखिए, the word conduct in this section does not include statement, does not include statement, conduct does not include statement। कब तक? unless जो वो statements हैं accompany and explain, accompany and explain, इसको आप लिख accompany and explain को अंडरलाइन कर लीजिए। the acts, जब तक वो स्टेटमेंट accompany नहीं करेंगे और explain नहीं करेंगे किसको? acts को, अदर देन स्टेटमेंट, तब तक वो क्या नहीं होगा? कंडक्ट के अंदर नहीं आए। जो स्टेटमेंट्स हैं वो कंडक्ट नहीं होंगे जब तक वो क्या नहीं करेंगे? अकम्पनी नहीं करेंगे और एक्सप्लेन नहीं करेंगे एक्ट्स को, अदर देन द स्टेटमेंट। बट दिस एक्सप्लेनेशन डज नॉट अफेक्ट द रेलिवेंसी ऑफ द स्टेटमेंट अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस अधिनियम। लेकिन अगर वो स्टेटमेंट्स किसी और एनी अदर सेक्शन के अंदर रेलिवेंट हैं तो उनकी रेलिवेंसी को ये वाला सेक्शन जो है, सेक्शन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं अपन बताइए? ये है अपना सेक्शन नंबर 6। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 6 उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2, व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट, है ना, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग विच अफेक्ट द कंडक्ट इज रेलिवेंट। अब ये है सीधी सी बात कि कोई किसी व्यक्ति का कंडक्ट अगर रेलिवेंट है अंडर सेक्शन नंबर 6, तो कोई भी स्टेटमेंट जो उसको बोली गई हो और उसकी प्रेजेंस और हियरिंग में बोली गई हो जिससे उसका कंडक्ट अफेक्ट होता है, तो वो भी क्या हो जाएगी? रेलिवेंट हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल देख लो, सिंपल सा एग्जांपल है कि एक पार्टी चल रही थी, वहाँ पे क्या हुआ? ये एक आदमी था, इसने क्या किया? एक नेकलेस चुरा लिया और इसमें फिर जिसका नेकलेस चुराया था उसने अनाउंसमेंट करवा दी कि भाई जिसने भी नेकलेस चुराया है उसको पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है, पुलिस। तो ये जो आदमी था ना, ये रफू चक्कर हो गया, ये भाग गया यहाँ से। ये जैसे ही भाग गया ना, तो ये सुन के और भाग गया। तो इससे इसका इस स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट से इसका जो कंडक्ट था वो अफेक्ट हुआ, तो ये क्या हो गया? रेलिवेंट फैक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, पर इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ए स्ट्राइट फॉर द मर्डर ऑफ बी, द फैक्ट दैट ए मर्डर्ड सी, दैट बी न्यू ए हैड मर्डर्ड सी एंड बी हैड ट्राई टू एक्सटॉर्ट मनी, है ना। अब देखो इसने ए, मतलब अब इसमें देखो मोटिव है, इसमें सबसे पहले वाले में क्या बता रहा है ये कि बी जानता था कि इसने इसको मारा है और उस बी उससे मनी एक्सटॉर्ट कर रहा था, इसलिए ए ने बी को मार दिया, तो ये मोटिव हो गया। इसके बाद ए यू बी अपॉन ए बॉन्ड फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, बी डिनाइज द मेकिंग ऑफ द बॉन्ड, द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन द बॉन्ड वाज एलिज्ड टू बी मेड बी रिक्वायर्ड द मनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ये भी एक मोटिव है उसका, है ना, इस पर्पस के लिए उसको चाहिए था। ये भी मोटिव को दर्शाता है, तो ये भी रेलिवेंट हो जाएगा। इसके बाद में ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन, द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी प्रिक्योर्ड पॉइजन, ये प्रिपरेशन को दिखाता है ना, तो ये प्रिपरेशन को दिखाता है, तो ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर अ सर्टेन डॉक्यूमेंट इज ए विल, द फैक्ट दैट नॉट लॉन्ग बिफोर द डेट ऑफ द अलेज्ड विल ए मेड इंक्वायरी इनटू द मैटर ऑफ द प्रोविजन। अब ये इंक्वायरी कर रहा है तो ये कंडक्ट है ऑफ द अलेज्ड विल रिलेट दैट ही कंसल्टेड एडवोकेट, ये इसके कंडक्ट को दिखाता है इन रेफरेंस टू द मेकिंग ऑफ द विल एंड उसने कई सारे ड्राफ्ट बनवाए, तो ये सब कंडक्ट है, बट उसने अप्रूव नहीं किया, तो ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट है। इसके बाद में अपन देखें तो ए इज अक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम, द फैक्ट दैट ईदर बिफोर और आफ्टर एट द टाइम आफ्टर एलिज्ड क्राइम ए provided evidence
which would tend to give to the fact of the case an apprehension favorable to him, है ना। उसने ऐसी सर्कमस्टांस मतलब फैब्रिकेट कर दिए कि जैसा लगे कि उसने नहीं किया मर्डर, या फिर उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉयड और कंसील्ड एविडेंस, या उसने एविडेंस छुपा दिए, ये इसका कंडक्ट है, या उसने मर्डर करके चाकू छुपा दिया, है ना, या चोरी की चीज़ें छुपा दी, तो ये डिस्ट्रॉयड और कंसील्ड एविडेंस। प्रिवेंटेड द प्रेजेंस और प्रिक्योरमेंट ऑफ द एब्सेंस ऑफ द पर्सन हु माइट हैव विटनेस्ड इट, उन पर्सन्स को हटा दिया, तो ये सब इसका क्या है, कंडक्ट है, और ये एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एफ एग्जाम्पल देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, द फैक्ट दैट बी वॉज रॉब्ड सी इन ए इज प्रेजेंस बोलता है क्या, द पुलिस आर कमिंग टू लुक द पर्सन हु रॉब्ड बी, तो ये क्या है, जो मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, वही चीज़ है ये। एंड दैट इमीडिएटली आफ्टर ए रैन, भाग गया वो उसको सुन के, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। इसके बाद में जी देख लेते हैं। तो जी है, द क्वेश्चन इज वेदर ए ओज बी 10,000 रुपीज, द फैक्ट दैट ए आस्क्ड सी टू लैंड हिज मनी एंड डी सेड टू इन ए's presence in hearing, I advise you not to trust A, तो ये इसको सुन के क्या हुआ, A went away without making any answer, ये भी क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है। इसने जो स्टेटमेंट ये बोली, इससे इसका कंडक्ट शो हुआ, वो बिना पैसे लिए चला गया, तो ये भी क्या है, एक रेलिवेंट फैक्ट है। इसके बाद में द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम, द फैक्ट दैट ए एब्सकॉन्डेड आफ्टर द रिसीविंग लेटर, वार्निंग का लेटर, वही प्रेजेंस इन हियरिंग में, या फिर उसको स्टेटमेंट दिया, तो ये भी उसी के अंडर आता है। ए दैट एन इंक्वायरी वॉज बीइंग मेड फॉर द क्रिमिनल्स, है ना, तो ये भी रेलिवेंट हो जाएंगे, क्या, कंटेंट ऑफ लेटर। ए इज एक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम, द फैक्ट दैट आफ्टर कमीशन ऑफ द एलेज्ड क्राइम, आफ्टर द कमीशन क्या हुआ, ए एब्सकॉन्डेड, ये भाग गया, तो ये इसका क्या शो करता है, कंडक्ट शो करता है। या फिर वॉज इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम एक्वायर्ड बाय द क्राइम, ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। आफ्टर आ गया कमीशन होने के बाद, तो क्या हो गया, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, और अगर पहले होता तो ये हो जाता प्रीवियस कंडक्ट। ठीक है, यही सिंपल सा एकदम। और अटेम्प्टेड टू कंसील थिंग, ये सब इसने किया ना आफ्टर द कमीशन ऑफ क्राइम, ये सब सब्सिक्वेंट कंडक्ट के एम्बिट में आ जाएगा। इसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर जे, द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रेप्ड, अब ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बनता है। द फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर द एलेज्ड रेप ए मेड कंप्लेंट, अब इसने अगर कंप्लेंट कर दी रिलेटिंग टू द क्राइम, है ना, द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट हैपेंड, द टर्म इन विच एंड द कंप्लेंट वॉज मेड आर रेलिवेंट। अब ये यहाँ तक एक चीज समझेंगे अपन, इसके बाद दूसरा अपन समझेंगे यहाँ से, यहाँ तक रेलिवेंट हो गया। अब ये द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट ए बोलता है दैट ही हैज बीन रेप्ड इज नॉट रेलिवेंट एज कंडक्ट, अपन ने ऊपर पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, चलिए ऊपर चलिए, ये वाली बात, ये वाली बात, स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट है ना, ये कंप्लेंट है, तो अगर इसने कंप्लेंट कर दी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये रेलिवेंट हो जाएगा। और विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट मतलब इसने क्या किया, इसने स्टेटमेंट तो है, लेकिन ये क्या नहीं करते, एक्सप्लेन नहीं करते एक्ट को, नॉट, ये क्या है, ये नॉट है, ये नॉट है, ठीक है, नॉट एक्सप्लेन द एक्ट्स, ये आ जाएगा दोबारा, ये विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट, तो ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, एज ए कंडक्ट रेलिवेंट भी नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, इसने कंप्लेंट करी और द सर्कमस्टांसेस भी बताया, मतलब एक्सप्लेन भी कर दिया, द टर्म्स बता दी, जैसे कैसे हुआ अपराध वगैरह, तो ये रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे भी है इसमें, दैट ही हैज बीन रेप्ड, यहाँ तक ये हो गया खत्म। दो इट मे बी रेलिवेंट एज डाइंग डिक्लेरेशन अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 26 और एज अ कोरैबोरेटिव एविडेंस अंडर सेक्शन 160, भले ही वो यहाँ पे रेलिवेंट ना हो अंडर अंडर सेक्शन 6,
पर वो सेक्शन नंबर 26 के क्लॉज ए में और अंडर सेक्शन 160 में रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद के भी देख लेते हैं, ये भी एकदम सेम है। अब ये बोलता है वहां पे रेप्ड था, यहाँ पे रॉब्ड है, बस इतना ही अंतर है। तो इसने क्या किया, ए मेड अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द ऑफेंस, द सर्कमस्टांसेस बताया उसने एंड द टर्म्स बताई इन विच द कंप्लेंट वाज मेड आर रेलिवेंट। ये रेलिवेंट हो गई अगर उसने कंप्लेन कर दी और चीजें एक्सप्लेन कर दी तो। अब यही फैक्ट है, द फैक्ट दैट ए सेड दैट ही हैज बीन रॉब्ड, वो बस ऐसे ही चिल्ला रहा है कि मेरे साथ मेरी लूट हो गई, लेकिन उसने क्या किया, कंप्लेंट नहीं करी थी। कंप्लेंट नहीं करी थी तो भाई रेलिवेंट भी नहीं होगा एज अ कंडक्ट, ये अपन पहले पढ़ के आए एक्सप्लेनेशन में। लेकिन वो स्टेटमेंट जो है वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 26 और अंडर सेक्शन 160 एज अ कोरैबोरेटिव एविडेंस क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला सेक्शन जो कि बहुत लेंदी थे, सेक्शन नंबर 3 से लेकर 6 तक आपको समझ में आए होंगे। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन इसका। देखिए सेक्शन नंबर 3 में एक जनरल प्रिंसिपल की बात करी गई है, मैं लिख देता हूँ जनरल प्रिंसिपल सेक्शन नंबर 3 में। ठीक है, जो क्या कहता है, एविडेंस दिए जाएंगे किसके, फैक्ट एंड इशू के, रेलिवेंट फैक्ट के, और किसी के भी नहीं दिए जाएंगे। सेक्शन नंबर 4 बात करता है किसकी, रेस जेस्टे की। कोई भी चीज हो रही हो इन द सेम ट्रांजैक्शन, वो क्या होगी, वो रेलिवेंट होगी, है ना। भले ही वो डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस कहीं पे भी हुई हो, वो क्या होगी, वो रेलिवेंट होगी। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखा सेक्शन नंबर 5, इसमें अपन ने 5 फैक्ट्स देखे जो रेलिवेंट होंगे। कौन से, ओकेजन, एक ऐसा है। इसके बाद कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग एंड अपॉर्चुनिटी। ये 5 एज इट इज आपको याद कर लेने, ये याद हो जाएंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 5 है। सेक्शन नंबर 5 के अंदर 5 फैक्ट्स हैं। सेक्शन नंबर 5 फैक्ट्स। ठीक है, ये अपन ने लिखी थी। इसके बाद आता है अपना सेक्शन नंबर 6, जो कि काय की बात कर रहा था, मोटिव क्या था, है ना, उसकी मोटिव क्या था उसको करने का। उसके बाद प्रिपरेशन, ये सब सेक्शन 1 में, और सब सेक्शन 2 में क्या है, कंडक्ट। ये क्या होगा, रेलिवेंट हो जाएगा किसका, पार्टी का, एजेंट का और विक्टिम का। इफ इट इज इन्फ्लुएंस्ड और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट, मतलब कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। तो ये अपना आज पूरा अपन ने 3 से लेकर 6 तक पूरा इसके केस लॉज, इसके एग्जाम्पल, सब चीज़ें अपन ने एकदम पूरे तरीके से देख ली हैं। इसके जो ये जे और के है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार नज़र में रखिएगा, जे और के, बस। इसके अलावा यही है। कल हम अपनी क्लास में, अब इसके बाद ना एकदम पूरा बेयर एक्ट, पूरा जो ये एक्ट है, ये पूरा एक्ट अपन कवर करेंगे। आप बस देखते रहिए और पढ़ते रहिए। 7 से जो भी बाकी के सेक्शंस बचे हैं, आगे वाली वीडियोस में हम पूरा एक्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से केस लॉज के साथ एकदम एक एक वर्ड को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं दूसरी वीडियो में उसको कवर कर दूंगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच।